अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। ज़मीनी हक़ाइक़ और आलमी इदारे पाकिस्तान के नाजुक इक़्तिसादी हालात के बारे में मुसलसल ख़तरे की घंटियाँ बजा रहे हैं। हमारी 40% मुल्क की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। ख़वानगी की शरह 60% से नीचे है, जो कि ख़त्ते में सबसे कम है। 5 साल की उम्र तक के 40% बच्चे नशोनुमा के मसाइल से दो चार हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये शरह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में तालीम और सेहत के शोबे में पाकिस्तान अपनी कौमी आमदनी का बहुत ही कम खर्च कर पाता है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में 5वें नंबर पर आ चुका है। 2000 से 2021 तक पाकिस्तान में फी कस आमदनी की शरह सिर्फ 1.7% रही, जबकि हमारे ही खित्ते में यह शरह 4% थी। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP शरह 10% से कम है, जो कि दुनिया भर में कम तरीन ममालिक में शामिल है। दूसरी जानिब गुज़श्ता 15 साल से पूरी कौम की उम्मीदें CPEC के मंसूबे से वाबस्ता थीं, जिसे गेम चेंजर और कौम की तकदीर बदलने का रास्ता कहा जा रहा था। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि अगर उसका कोई अमली फ़ायदा होता तो आज पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान की आग में यूं सुलग न रहा होता। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जिस CPEC मंसूबे पर हम रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो अब खटाई में पड़ चुका है। चीन ने तवानाई, पानी के इंतजाम, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक नहीं किया है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज हमारे ही प्रोग्राम में साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज पाशा ने इंकशाफ किया था कि इस वक्त पाकिस्तान में 75 लाख मजदूर और वर्कर्स बेरोजगार हैं। अशराफिया को मिलने वाली सालाना मरात आज तकरीबन 4,500 अरब हो चुकी हैं। 2 करोड़ नौजवान बेकार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना ने यह भी इंकशाफ किया था कि अफगान जंग में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर्स मिले, लेकिन उसके बावजूद हमारी मईशत के हालात संभल नहीं सके। माहिरीन के मुताबिक जब तक इंसानी तरक्की के इशारिये जैसे तालीम, सेहत, पीने का साफ पानी और रोजगार वगैरह पर तवज्जो नहीं दी जाती, मुआशी तरक्की नहीं हो सकेगी। गैर मुल्की कर्जों या सरमायाकारी समेत कोई भी चीज मुतल्लिका शोबों की तलाफी नहीं कर सकती। इन बदतरीन चैलेंजेस के बाद अगर मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार संभालने का मौका मिला तो उसका लाहे अमल क्या होगा? क्या नून लीग के पास कोई ठोस और जामे प्लान मौजूद है? जबकि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त कैफियत यह है कि वह अपने सियासी बयानिए पर ही डावाडोल नजर आ रही है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तानी मईशत पर गहरी नजर रखने वाले मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान में असद उमर वजीर खजाना बने, हमाद अजहर बने, शौकत तरीन आए, अब्दुल हफीज शेख आए, इसहाक डार आए, मिफ्ता इस्माइल आए, अभी शमशाद साहब हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई हल किसी वजीर खजाना के पास नहीं है। एक ही हल है जो हर वजीर खजाना पाकिस्तानी कौम के सामने रखता रहा, वो ये कि IMF से कर्ज ले लिया जाए, चीन से बेल आउट ले लिया जाए और सऊदी अरब से उधार पर तेल ले लिया जाए। क्या इसी तरह से मुल्क को चलाया जा सकता है? आप सही कह रहे हैं, ये मर्ज की दवा है ही नहीं। और उसका एक आपने बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शो करता है कि कर्ज लेने से अगर कंट्रीज तरक्की करती तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा तरक्की वाला मुल्क होता। हमने IMF के पास हम 23 दफा गए हैं, बल्कि मैं कहता हूँ चौथी दफा, क्योंकि करंट प्रोग्राम जो है कि वो जो PTI का प्रोग्राम था वो जून में खत्म हो गया था। ये 9 महीने का, इसे 24 कर लें, 23 भी कर ले तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमसे ज्यादा किसी ने IMF के सामने कशकोल नहीं फैलाया। किसी और ने IMF का जो मकसद होता है, इट्स सपोज्ड टू बी अ वन टाइम फिक्स। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई दबाव होता है फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, तो आप IMF के पास जाते हैं और IMF आपसे शराइत कुछ रखता है। और ये यहाँ लोगों को बताने की जरूरत है कि वो शराइत IMF इसलिए नहीं रखता कि जी यहाँ फैलाया जाता है कि जी इतनी सख्त शराइत रखी है। वो इसलिए रखता है कि वो आपसे पूछता है कि ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, आप इस दलदल में दोबारा ना फंसे तो आप क्या करेंगे अपनी मैशत को लेके। सो वो हर शोबे में एक एग्रीमेंट होता है, हर शोबे। स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टैक्स रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी सेक्टर की जो बदहाली है उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे। यानी कि हर शोबे में आप उनको कमिट करते हैं। तो IMF का भी मेरा ख्याल है जो हमने जो फायदा नहीं उठाया वो ये है कि हम हर दफा उनके पास जाते हैं, शराइत हर दफा और सख्त होती है। और मैं ये यहाँ ये भी बता दूं आपके थ्रू कौम को कि अब जब इलेक्शंस अब सुन रहे हैं जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में होंगे,
तो जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी इंशाल्लाह ताला नून लीग आएगी, तो फिर आईएमएफ के पास जाना होगा। अच्छा, तो तो इसमें इसमें ये नहीं है कि ये अभी ये जो खत्म हो जाएगा 9 महीने का जो मार्च में खत्म हो रहा है, दिस विल बी द तो लास्ट वन। आप आकर ये कहेंगे कि जी वो इमरान खान लैंडमाइंस बिछा गया था, पीडीएम की हुकूमत ने ये सत्यानाश कर दिया, इधर मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, केपीके में हो गया, लिहाजा हमें फिर जाना पड़ रहा है। वो तो जो भी कहेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मईशत को संवारने के लिए जो फंडामेंटल चीजें होती हैं वो होती हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, तालीम का निज़ाम। अगर आपकी तालीम 60% से कम लोग जो हैं जिसको आप डिफाइन करते हैं कि जी वो लिटरेट हैं, और लिटरेट का मतलब ये नहीं होता बड़ी अच्छी तालीम वाले, वो सिर्फ ये होता है कि जी आप वो एक सेंटेंस लिख सकते हैं या एक सेंटेंस पढ़ सकते हैं, उसको भी लिटरेट। तो 40% तो बिल्कुल ही इलिटरेट है, और ये सबसे कम है पूरे खित्ते में, और सब सहारन अफ्रीका के जो कुछ ममालिक है उनके बराबर है। तो अगर आप उसको नहीं ठीक करेंगे यानी साउथ तो एशिया में और एशिया में हम सबसे नीचे खड़े हैं इस वक्त। सबसे नीचे, और बाय फार, क्योंकि वो आगे चलते जा रहे हैं, हम वहीं फंसे हुए हैं। और दूसरी बात ये क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि हम उसको उस पर खर्च ही नहीं कर सकते, हमारे पास एबिलिटी ही नहीं है। इसी तरह से हेल्थ केयर है, इसी तरह से थाना कचहरी कल्चर है, इसी तरह से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि एक वो जो अभी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने ये कहा है कि जो एलीट कैप्चर होते हैं ना, अमीर, वो सही मानों में पाकिस्तान पे आता है। कि जो जो आपके वेरी वेल नोन, वेरी वेल इनकम लेवल पर हैं, जितने भी लोग हैं जो एलीट है, जिसमें मैं और आप भी आते हैं, तो वो उनको ये निज़ाम बहुत जबरदस्त लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो सब पढ़ रहे होते हैं। जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपने एक इंडिकेटर बताया कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं 5 साल की एज से 16 साल की एज तक जो स्कूल गोइंग है, और वो स्कूल से बाहर बैठे हुए इस वजह से कि उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। ये सॉरी, तो ये सिर्फ वो लोग हैं, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं है। जो ड्रॉप आउट लिस्ट है वो इसके अलावा है, जो वो 5वीं इसके के बाद अलावा 8वीं है, के बाद ड्रॉप आउट। और जो तालीम हासिल भी करते हैं उसका तकरीबन 75-80% है जो बीए तक जाते हैं या इंटर तक जाते हैं। वो भी तालीम का जो निज़ाम है वो इतना खराब है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आप इकोनॉमिक तरक्की कर ही नहीं सकते जब तक आप इन चीजों पर सोशल इंडिकेटर्स को आप फिट करेंगे। वी आर कमिंग टू अ सिचुएशन वेयर नाउ और नेवर वाला हिसाब है। जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, और देखें अमीर, मैं पता नहीं आपका टाइम जाया करूं, मैं तो ये तक पूछता हूँ लोगों से जब हम बैठते हैं फैसला साजी करने के लिए, कि अगर मेरा बच्चा या मेरा ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर स्कूल ना जा सके बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो हमें नींद नहीं आएगी। तो वो जो 40% नहीं जा रहे, वो हम नहीं समझते ना कि वो हमारे बच्चे। अगर वो हम समझे कि हमारे बच्चे, तो हम सब कुछ छोड़ के उस पर लगाएंगे। देखें, मैं और आपको एक एग्जांपल सिंपल आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि अगर मेरे घर का खर्चा जबरदस्त, अगर मैंने याची करनी है से 10 लाख चाहिए मुझे, और मुझे 10 लाख लोन के थ्रू या कोई पैसे दे रहा है, तो जबरदस्त खर्चा, कारें भी खड़ी हुई हैं, एसीज भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे जो 3 बच्चे वो पढ़ नहीं रहे, तो उस घर का कोई फ्यूचर होगा? कोई फ्यूचर नहीं होता। तो अय्याशी तो हो जाएगी, जब वो पैसा आना खत्म हो जाएगा, फिर हम इधर उधर भागने शुरू करूंगा मैं कि जी ये आप क्या करें। तो पता चलेगा कि जी आपने तो जो अपने घर का जो बेसिक चीजें थी उसको तो फिक्स किया ही नहीं था, और आप तो बाहर के पैसे पर खा रहे थे। तो आपने चाहे वो सीटो सेंटो से पैसे आने शुरू हुए थे, हम अलायंस का हिस्सा बन गए थे, या फ्रंट लाइन स्टेट बन गए थे 2 दफा अफगानिस्तान की वजह से 79 और 9/11 के बाद, या सीपैक आना की वजह से आप पर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा, इन्वेस्टमेंट इज फंडामेंटल टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लेकिन जब वो आना बंद होता है तो फिर आपको एहसास होता है कि ओहो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो हमने की ही नहीं थी। इसका मतलब है तो सारी पार्टी सिर्फ 5 साल पावर क्लाउट है, इक्तदार के मजे लिए निकल गया, लोगों में जाके फिर मजलूमियत दिखाई, फिर आया, फिर निकल गया। अब आप लोग भी आके ये जानते हुए भी अगर वही काम करेंगे या वो फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे जो क्रॉनिक इश्यूज है पाकिस्तानी मईशत के, तो फिर नवाज शरीफ वो फिर एक दफा शेर आया शेर आया, आपको फायदा क्या है उसका? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस इस वक्त हैं, और जो जिसमें इकोनॉमिक भी हैं और आपके सोशल या ह्यूमन इंडिकेटर्स भी हैं, ये दोनों को अगर हमने उस तरह से एड्रेस नहीं किया तो फिर इट विल बिकम अनसस्टेनेबल। इट इज ऑलरेडी अनसस्टेनेबल, मतलब इन सेंस के मैं आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल फिगर देता हूँ कि पाकिस्तान का, और ये आने वाला था और अब हो गया है,
कि पाकिस्तान ने इस साल मिसाल के तौर पर जो नेट रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का नेट रेवेन्यू जो पूरे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा पाकिस्तान को कर्जे की मद में वापस देने। तो कर्जा वापस देने के लिए आपको कर्जा लेना है, और सही। बाकी तो अभी तक हुकूमत चलने का तो काम ही नहीं शुरू हुआ। राइट। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि आपको कितना ज्यादा सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि आपने अपना टैक्स बेस को बढ़ाना है। लेकिन मैं वही कह रहा था, सो आई थिंक अब पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बात कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्या देख रही हैं, कि हम ये समझते हैं कि वी हैव टू कम अप विद व्हाट आई कॉल अ रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा, तो जिसमें जुबैर हम साहब, आज नारा इसका आपका आ गया है, आपका आज नारा आ गया है, यकीन से उम्मीद तक, पाक सर जमीन तक। तो यकीन कैसे करें लोग आप पर, और उम्मीद कैसे आपसे लगाएं? इसमें इसमें एक चीज जो मियां नवाज शरीफ की, और नाउ वी आर एंटरिंग द पॉलिटिकल फील्ड, और वो जो बयानिए की बात आजकल हो रही है, कि देखें एक चीज तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सब सियासतदान भी आते हैं, मिलिट्री भी आती है, जुडिशरी भी आती है, बिजनेस लीड भी आता है, यही है ना स्टेक होल्डर्स। एक चीज पर इत्तेफाक करने की जरूरत है, और वो है एक द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। पता 4 साल के आगे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं कोई जा सकता। पता इमरान खान को सारे हाइब्रिड रजीम था और वन पेज पर थे, वो भी 4 साल में फेल हो गए। जिन्हें जो कहते हैं बड़ा शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी 4 साल में फारिग कर दिया गया था, और नवाज शरीफ साहब को तो एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा फारिग किया। तो राइट। आप ऐसे ऐसे देखें ना, 2017 में जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, अगर वो आई एम 100% श्योर, जहां मैं ये मानता हूं कि हमने बहुत सी कमजोरियां थी और उधर नहीं किया, वहां ये भी मुझे कहने दीजिए, मिसाल के तौर पर जो मार्केट वैल्यू होती है स्टॉक एक्सचेंज की, वो $100 बिलियन थी मिड 2017 में, आज वो $25 बिलियन है। होना तो चाहिए था वो $300 बिलियन की, लेकिन लेकिन वो जुबैर वक्त साहब, बहुत रहे। जुबैर साहब, ये इससे एक बरक सूरत हाल भी है ना। 2017 में जहां हम खड़े थे वो 2013 से वर्स्ट था, 2013 में नहीं जब हम खड़े थे 2008 से वर्स्ट था, 2008 में नहीं 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 2002 नहीं से वर्स्ट थे। नहीं नहीं अमीर, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। आपने जिक्र किया कि गुर्बत की लकीर से नीचे लोग कितने हैं, आज कोई तकरीबन 9.5 करोड़ लोग हैं। जी। 2013 से 2017 के दौरान, उस दौरान तकरीबन 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आए थे, और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन होता है। देखें गुर्बत की लकीर से ऊपर कैसे आएगा या नीचे कैसे जाएगा, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आपकी जीडीपी ग्रोथ कितनी है और आपका अफराद-ए-ज़र या इन्फ्लेशन कितना है। सो अगर ग्रोथ आपकी अच्छी है, से 5-6% है, और अफराद-ए-ज़र इन्फ्लेशन अगर आपकी 3-4% है, तो राइट। गुर्बत की लकीर से ऊपर जाएंगे लोग। ये बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है। सही। लेकिन अगर आपके बिल्कुल उल्टा है, जैसे आजकल है 1% तकरीबन आपकी ग्रोथ है और 25% आपकी इन्फ्लेशन है, तो जाहिर है गुर्बत की लकीर से ज्यादा लोग नीचे ही जाएंगे। आखिर में जुबैर साहब, आप लंदन बैठे हैं, काफ़ी अरसे से मैं मौजूद हैं, लंदन से आ गया मुलाकातें, हूँ भाई। अच्छा वापस आ गए हैं, तो जी मुलाकातें वापस आ आपकी गया। काफ़ी रही हैं वहाँ, जी नवाज शरीफ साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को किसी किस्म का कोई यू टर्न तो मुस्लिम लीग नून नहीं लेगी, हर हाल में मियाँ साहब आएंगे, पहला सवाल। और दूसरा ये कि ये बयानिया क्यों नहीं फाइनल हो पा रहा? कभी बाजवा साहब बुरे हैं, कल इसहाक साहब ने कहा नो कमेंट्स, आगे बढ़ गए, बाजवा साहब पे बात ही नहीं की है। मैंने वो डार साहब का देखा था, नो कमेंट्स, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं वही कह दूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। अगर सवाल इसलिए पूछा जाता है कि उसका जवाब दिया जाए। पहली बात तो ये 21 अक्टूबर इज फाइनल, एंड कोई उसमें चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सो ही इज कमिंग बैक ऑन 21 अक्टूबर। वो भी जाहिर है 4 साल हो चुके हैं, यहाँ के अवाम और सपोर्टर्स भी, एंड देन वी हैव टू गो इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस। पीएमएलएन का हर सिंगल वर्कर जो है वो चाहता है कि नवाज शरीफ आए और यहाँ लीड करें। सो एक तो जाहिर सी बात है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ऑप्शन नाउ लेफ्ट। जहाँ तक बयानी के ताल्लुक है, देयर इज द अदर एस्पेक्ट, कि वो जो मैं पहले कह रहा था कि जी हमारा बयानी का फोकल पॉइंट, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, हमारे बयानी का फोकल पॉइंट आम पाकिस्तानी है, और उसकी मीशत के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, जो वो जिस खबर में फंसा है। तो इसका मतलब है बाजवा साहब, जनरल फैज का एहतसाब, बाजवा साहब कातल से भी बड़ा, उन्होंने जुर्म किया कत्ल से भी, ये सब फिर इसका मतलब ये गोल हो गया बयान? नहीं, ये देखें, बात ये है कि लोग जब बयानिया होता है ना, तो बयानिया एक होता है कि क्या मेजर चीज है जो आप हुकूमत पे आके करना चाहते हैं। तो लोगों ने उसको लिंक कर दिया कि शायद ये कह रहे हैं कि जी हमें अवाम की कोई परवाह नहीं है,
हमारे लिए प्रायोरिटी जो है वो बाजवा साहब या फैज साहब है, हमारे लिए प्रायोरिटी अवाम है और उसी पर फोकस होगा। और ये हमें इदराक भी है कि लोग हमारे नहीं से एक्सपेक्ट करते हैं। जुबैर साहब एक बात, नवाज शरीफ साहब ने वाजे तौर पे कहा है कि अब ना कौम को इनको माफ करना चाहिए ना हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। जब उन्होंने कंडीशनल कर दिया पाकिस्तान के आगे बढ़ना, उन्होंने कहा जब तक ये नहीं होगा, इन दोनों को सजा नहीं मिलेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखें अमीर, वो एक फंडामेंटल पॉइंट है कि पाकिस्तान में डिबेट होना क्या जरूरी है या नहीं है। यानी अकाउंटेबिलिटी से अब हम डिबेट पर आ गए, डिबेट करते रहेंगे मुल्क में, अकाउंटेबिलिटी हम नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है डिबेट का भी बहुत फायदा फर्क होता है। जिसको शाहिद खान अब्बासी कहते हैं ना, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, सही है। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो इट्स अ नॉन स्टार्टर। उससे ज्यादा अच्छी चीज होती है डिबेट होना। बिकॉज भाई जबरदस्ती आप ये कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वो साउथ अफ्रीका के लाइंस पर, भाई यहाँ अगर कौन मानेगा अपनी गलतियां। आई वांट टू हैव दिस थिंग known to the people of Pakistan, especially the younger generation, कि पाकिस्तान में बार-बार गाड़ी रोकी गई है जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। क्यों रोकी गई और किसने रोकी? बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सामने रख रहे थे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है मुस्लिम लीग नून के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए कि अगर वो वापस आकर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो इतने मसाइल का एक हिमालय खड़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, इसका सामना और कौम की तवक्कुआत कैसे नून लीग इसको डील कर सकती। 2 रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार से एक सहाफ़ी ने बरतानिया में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब के हवाले से सवाल किया, तो इसहाक डार उस सवाल से पहलू बचा गए। सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून पे नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है कि वो जनरल बाजवा, जनरल फैज और जो हमारे जी और कोई सवाल है? आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। शायद इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा अच्छी तरह जानते हैं कि सरबराह पीटीआई के जनरल बाजवा से खराब ताल्लुकात का फायदा नून लीग को ही पहुंचा था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करने में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग का साथ दिया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक टीवी प्रोग्राम में खुद इस बात का इकरार इन अल्फाज में किया है। इमरान खान का भी जो इशू था वो लड़ाई उसकी बाजवा से हुई और उसके बेनिफिशियरी हम बने। उनका ख्याल था कि वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने मियां साहब को निकाला है वो वापस उन्हीं लोगों को नहीं लेके आएंगे मेरे खिलाफ, लेकिन वो गलत था। जिस तरह वो सॉफ्ट कू हुआ मियां साहब के खिलाफ जिसमें जुडिशरी इस्तेमाल हुई, तो ये सॉफ्ट कू हुआ इमरान खान के खिलाफ जिसमें पार्लियामेंट का रोल था। तो पीडीएम को वही लेकर आए सर? अब बिल्कुल उनके साथ मिलके साथ है, जॉइंट ऑपरेशन था। वो तो क्लियर हो गया था। और जब जनरल बाजवा की तौसी के मामले पर मीडिया ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को उनका अपना मौक़िफ़ याद दिलाया तो राना सनाउल्लाह ने उसे मसलहत का तकाजा करार दे दिया। आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। देखिए बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। बाद राना सनाउल्लाह ने अपने ही बयान से 22 सितंबर 2023 को यूटर्न लेते हुए कहा कि हमने तो तौसी के कानून को वोट दिया था, जनरल बाजवा को नहीं। मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो जो वोट है वो तौसी का वोट नहीं था, वो तौसी का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देने का वोट था। ये कहना कि जी हमने एक्सटेंशन दी है या एक्सटेंशन पे साइन किए हैं, ये बात गलत है, ये बात फैक्चुअली गलत है। वो लॉ बना है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म एक्सटेंशन दे ना दे उसकी स्वाबदीद है। यहां सवाल यह है कि क्या उस वक्त नून लीग इतनी सादा और बेखबर थी कि उनके पास किए हुए कानून से जनरल बाजवा को 3 साल की तौसी मिल जाएगी? क्या नून लीग इतनी सादा और बेखबर थी और नहीं जानती थी कि जिस जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा वही जनरल बाजवा उनके बनाए हुए कानून के बेनिफिशरी बनने जा रहे हैं? फिर हुआ भी यही और वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग ने आर्मी चीफ की तौसी की हिमायत के लिए वोट दिया। हद तो यह हुई कि नून लीग ने इस मामले की गैर मशरूत हिमायत की थी जिसका ख्वाजा आसिफ ने खुद इकरार किया।
जब हम लंदन गए थे, बड़े मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई, तो ये क्योंकि एक इम्पेंडिंग इशू था तो इसके ऊपर भी बात हुई। तो वहाँ पे ये इन प्रिंसिपल जो है हमें कन्वे किया गया कि जब भी ये इशू आए तो पार्टी से आप क्लियरेंस जो है पार्टी लीडरशिप से लेके आप इसकी बगैर किसी स्ट्रिंग्स अटैच्ड के जो है आप इसकी हमायत इस इशू पे करें। सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही नहीं, इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी इस बात का एतराफ़ कुछ यूं किया था। लीग नून ने ये फैसला किया है कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं उनके ऊपर गैर मशरूत जो है वो तआवन किया जाए और आर्मी चीफ के ऑफिस को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। बादअज़ां मुस्लिम लीग के रहनुमा इसी तरह जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तौसी की हिमायत के इकरार और इनकार की कश्ती में डोलते रहे और मुतज़ाद बयानात देते रहे। गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक बार फिर इकरार किया कि नवाज शरीफ खुद भी जनरल बाजवा की तौसी की हिमायत के फैसले को गलत समझते हैं। वोट किया, फेवर में क्यों वोट किया मियां साहब की जमात ने? ये एक सवाल तो है ना सर, लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सवाल है। क्यों किया? बिल्कुल सवाल है। गलती थी, बिल्कुल गलती थी, नहीं देना चाहिए था और मियां साहब महसूस करते हैं कि ये फैसला गलत था। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के इस बयान ने अब सियासी हलकों में एक नई हलचल मचा दी है कि अगर अदालत से नवाज शरीफ को जमानत नहीं मिलती तो हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। जिस बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार देते हुए कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। बादअज़ां सरफराज बुगटी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से दिए जाने वाले अपने बयान से मुतल्लिक वजाहत की और कहा कि मेरे बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के हिसार में फंस चुके हैं। अब मियां साहिब जनरल बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल एहसन के एहतसाब की बातें कर रहे हैं। ताहम दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ का हालिया मौक़िफ़ उनके माजी के अमल और मौक़िफ़ के बिल्कुल बरखिलाफ है। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक खबर के मुताबिक नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने खुद 2020 में जनरल बाजवा को 3 साल तौसी दी थी। खबर में यह इंकशाफ किया गया है कि जनवरी 2020 के अवाइल में मियां नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को एक खुफिया चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद नवाज शरीफ की मंजूरी से नून लीग का इजलास हुआ और जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया गया। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, PDM के ज़रिए हुकूमत बनाने से पहले भी नवाज शरीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर तनकीद करते रहे और हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर तनकीद शुरू कर दी। ना पहले किसी ने उनको कहा था कि आप ये तनकीद शुरू करें, ना हुकूमत ख़त्म होने के बाद किसी ने कहा। पहले भी तनकीद उनका अपना इंतखाब था, अब भी तनकीद उनका अपना इंतखाब है। जब आप खुद इंतखाब करते हैं कि आपने ये बयानिया इख्तियार करना है और फिर आप अपने ही बयानिए के ऊपर मरियम नवाज़ कह देती हैं कि नो कमेंट्स, इसहाक डार कह देते हैं नो कमेंट्स, ये क्या है? देखिए, या तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ कुछ सोच समझ बूझ का उनका लेवल बहुत कम है, मैं बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, या फिर वो इस मुल्क के उस गालिब अक्सरियती आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं जो गुज़श्ता 75 बरसों के दौरान इस पार्टी की और दूसरी पार्टी की, बल्कि तीसरी पार्टी की भी हुकूमत देख चुके हैं। तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि या तो वो आना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा एक जारहाना अंदाज़ गुफ्तगू इख्तियार किया है, या फिर वो इतने ताकतवर हो गए हैं, ख़ुद को इतना ताकतवर समझते हैं अमेरिका की हिमायत, सऊदी अरब की हिमायत की वजह से कि उन्हें ये यकीन है कि वो पाकिस्तान आएंगे और छा जाएंगे। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखें कि वो उन 2-3 साहिबान के ख़िलाफ़, 4 साहिबान के ख़िलाफ़ एहतसाब का नारा लगा रहे हैं जो इनके ख़्याल में इनको पाकिस्तान इनको सज़ा दिलवाने में पेश थे। अब जनरल बाजवा उनमें से फ़हरिस्त हैं। जनरल बाजवा वो साहब हैं जिन्होंने इनको जाली प्लेटलेट्स रिपोर्ट्स की बुनियाद पे पाकिस्तान से लंदन जाने का सामान किया, यानी उन्होंने बाकायदा मैनिपुलेट किया अपने ससुर के ज़रिए और अलीम ख़ान के ज़रिए। अब वही जनरल बाजवा थे जिनको 25 मई के योम शहदा पे
जनरल आसिम मुनीर ने यानी मौजूदा फ़ौज के सरबराह ने बाकायदा दावतनामे के ज़रिए बुलवाया और यौम शहदा पे उनसे फूलों का गुलदस्ता भी रखवाया। और ये एक बहुत बबांग दहल एक ऐलान था कि हम अपनी फ़ौज के साबिक सरबराह की उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी इज़्ज़त उनकी पहले थी। हम एक हैं। ये एक पैगाम था दो टोक उन तमाम सियासतदानों के नाम जो समझते हैं बशमूल इमरान खान के, बशमूल नवाज शरीफ के, कि हम इन जर्नलों को सज़ा दे सकते हैं। तो मैं तो इस पे इतना ही कहूँगा कि या तो फिर आसिम मुनीर भी इतने कम्प्रोमाइज़ हैं कि वो नवाज शरीफ के सामने बात नहीं कर सकते, या फिर माजरा कुछ और है। अभी मेरा ख्याल है डिटेल्स तफसीलात अभी तय होनी बाकी हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का बयानिया थोड़ा शद्दोमद, थोड़ा मुबहम सा है, इस वक्त बहुत वाज़ेह नहीं है। क्या इसकी वजह यह है कि कारकर्दगी 16 माह की है नहीं ऐसी कि जिसको बुनियाद बना के इंतखाबात में जाया जाए? चेयरमैन PTI इस वक्त जेल में हैं, उनके खिलाफ किस हद तक बोला जा सकता है? उनकी पार्टी उस तरह अब उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती नवाज शरीफ की पार्टी के सामने। पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब पर तनकीद कर नहीं सकते, चूँकि माजी में हमेशा वो आसिफ जरदारी साहब को चोर कह के इलेक्शन में जाया करते थे, वो उनके साथ रहे 16 महीने, उनके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक ही बयानिया रह गया था और वो ये था कि हमें निकाला किस तरह से और मुझे क्यों निकाला और किसने निकाला। क्या लोग बाय कर लेंगे इस बयानिए को अगर ये बयानिया रहता है एज इट इज़? देखिए अमीर, हमें ये भी जहन में रखना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के हैं, वो जवान नौजवान जो कि 2017-18 के बाद अब वोटर भी बने हैं, ये माजी की सियासत से, माजी के सिंबल्स के साथ जुड़े हुए लोग नहीं हैं। इस मुल्क में बहुत लाशों की सियासत हो गई, कुर्बानियों की सियासत हो गई, मजलूमियत का रोना बहुत लोगों ने रो लिया, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि जो लोग अब ख़ुद को मजलूम के तौर पे पेश कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल तमाम हाथ पांव बांध के वो उसी इस्टेब्लिशमेंट के सामने बिल्कुल लेट गए थे अमलन, जिसको ये अभी गालियाँ दे रहे हैं। तो ये लोगों को क्या ये तज़ाद नज़र नहीं आता है? और दूसरी बात यह है कि जो 16 महीने की इनकी हुकूमत भी थी, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात, तो एक क्यूमुलेटिव इसको कहते हैं ना, मजमुआ है बहुत सारी वजूहात का, लेकिन इस 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी का बस इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इमरान खान को बहुत ताने दिया करते थे कि इन्होंने रिकॉर्ड कर्जे लिए, लेकिन अभी ख़ुद PDM हुकूमत के दौरान ही 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यानी वजारत ख़जाना की एक रिपोर्ट जारी हुई 1 जुलाई को। उसमें उन्होंने बताया कि साल 2022-23 में पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों की मजमूई आमदनी कुल 9,000 रुपये थी, 9,000 अरब रुपए, जबकि अखराजात 16,000 अरब रुपए थे। ठीक है जी। अब ये इन्हीं के दौरे हुकूमत से मुताल्लिक इनकी 12 महीने की कारकर्दगी है, और यूं हुआ कि हमें सिर्फ कर्जों की वापसी के लिए 1100 अरब रुपए मजीद कर्ज लेने पड़े, और उनके मुकाबले में इनको देखें तो ये उन्हीं कर्जों से हासिल की हुई रकम, पूरा हमारा डिफेंस बजट कर्जों पे था, बाहर से जो कर्जे मिले। जबकि इन्होंने क्या किया, 150 अरब रुपए इन्होंने तरक्यात 150 अरब जी, वो तकरीबन तरक्याती स्कीमों के लिए दे दिए अपने मनपसंद लोगों को। और इम्तियाज साहब, आपसे पहले चूंकि मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर सिंध PMLN के रहनुमा हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि हम अगर दोबारा मुंतखब होते हैं हमें फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अभी IMF के पास हम और जाएंगे, ये 9 महीने का प्लान, इसके बाद फिर IMF के पास जाएंगे। नहीं तो जाहिर है उससे तो छुटकारा नहीं है ना, जब तक इनके चोंचले, इनका तरीका हुकूमत तब्दील नहीं होता। मैं वही कह रहा था कि जब इन्होंने 150 अरब दे दिया तरक्याती स्कीमों के नाम पे, कोई 5-10 अरब रुपए लैपटॉप स्कीमों के नाम पे, 10 अरब रुपए, सिर्फ 10 अरब रुपए इन्होंने 10-12 महीनों में अपनी तशहीर पे दे दिए, मीडिया को, मीडिया हाउसेज में इन्होंने तकसीम कर दिए। तो IMF वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आप ये तरीका हुकूमत जो है जब तक नहीं बदलेंगे उस वक्त तक आपके हालात नहीं बदलेंगे। इस वक्त हमारे अखराजात, और एक और बात मैं भूल गया कि 16 महीने के दौरान अब पाकिस्तान के कर्जे में 47% इजाफा हुआ, और जितना कर्जा PTI हुकूमत ने 44 महीनों में हासिल किया था, उससे 47% ज्यादा कर्जा इन्होंने
16 महीने में हासिल कर लिया। आखिर में इम्तियाज साहब ये फरमाइएगा कि अगर नवाज शरीफ अब जिस बयानी की उन्होंने खुद हाइप क्रिएट की, किसी ने नहीं कहा था कि आप जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लें, आप इकोनॉमी की बात कर सकते थे, आप सी पैक की बात करते, आप मोटरवे की बात करते, मेट्रो की बात करते, आपने खुद कहा कि जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अब जिस सतह पर वो लेकर चले गए इस बयानी को, एक हाइप क्रिएट कर दिया, अब अगर वापस आके वो इससे यू टर्न लेते हैं और बिल्कुल जनरल बाजवा और जनरल फैज पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो क्या इससे कोई डेंट पड़ेगा उनकी साख या उनकी कैंपेन को? देखिए, जो डेंट इनको पड़ना था वो पड़ चुका हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आज के जो जवान नौजवान नस्ल है वो इन लोगों के साथ एसोसिएट ही नहीं करती, क्योंकि उनको आजकल जिन मसाइल का सामना है वो अब बड़े वाज़े तौर पे समझते हैं कि इस मुल्क में 3-4 जो मुस्तकिल किरदार रहे हैं गुज़िश्ता 25-30 बरसों से, वही उनकी बदकिस्मती के बदहाली के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा इनको ये जो मर्ज़ी कर लें, उल्टे सीधे हो जाएं, इनका एक महदूद हल्का नयाबत है, वो इनको ज़रूर वोट देंगे जो इनके मतवाले हैं, दीवाने हैं। बाकी अल्लाह करेगा इनको यकीनन कामयाबी हासिल होगी अगर मौजूदा मंसूबे के मुताबिक चलते रहे, क्योंकि दूसरी पार्टी अगर उसके आप हाथ पांव बांध दें, आप बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद थे। उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था, यानी एक जमात अगर खुलकर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी और पंजाब में एक ही बड़ी जमात होगी मुस्लिम लीग नवाज़, तो बहरहाल उसकी कामयाबी इन मारूजी हालात में तो यकीनी हो सकती है। पीपल्स पार्टी किस हद तक नून लीग का मुकाबला करेगी, उसके लिए पीपल्स पार्टी पंजाब में सरतोड़ कोशिश कर रही है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा